जो कंडीशन होती है ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग की और अभी जो ये अभ्यास किया गया है, मैं चाहती हूँ इसके बारे में एक बार आप फिर से बताएं, इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं उन्हें समझाएं। देखिए, कोई भी एयरबेस जो होता है वो एक डेजिग्नेटेड टारगेट होता है, यानी हर एयरबेस के बारे में दुश्मन को पता होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज पता होती हैं, वहाँ पर कौन से एयरक्राफ्ट हैं इनके बारे में भी अक्सर एक हल्का सा अंदाजा रहता है। इसलिए हमेशा एयरबेसेस दुश्मन का पहला जो अटैक आता है दुश्मन का, वो एयरबेसेस के ऊपर आता है। कोई भी लड़ाई जब शुरू होती है आज के तारीख में, पुराने ज़माने में ये रोल आर्टिलरी या तोपखाना अदा करता था कि लड़ाई से पहले, मतलब लड़ाई की शुरुआत में तोपखाना सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट कहलाता है, यानी दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए उस पर लगातार बमबारी अब वो एयरफोर्स करती है। 1971 की लड़ाई में 3 दिसंबर को सबसे पहले पाकिस्तान ने भारत के एयरबेसेस पर हमला किया था। कश्मीर में अवंतीपुरा से लेकर पूरे पंजाब के, राजस्थान के जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उससे बहुत करीब उत्तरलाई है, नाल है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, इन सारे एयरबेसेस पर हमले किए थे। ऐसी स्थिति में अगर रनवे क्षतिग्रस्त हो गया तो फिर एयर ऑपरेशंस रुक जाएंगे। इसलिए हमेशा दूसरी जगहों, एक वैकल्पिक जगहों की व्यवस्था रहती है कि जहां से एयर ऑपरेशंस को जारी रखा जा सके। यही इनका सबसे बड़ा सामरिक महत्व होता है। भारतमाला भर में बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे राजमार्ग बनाए जा रहे हैं और उनमें लगभग 12 ऐसी जगहें हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है एक के बाद एक। जाहिर है कि वो सारी की सारी जांची परखी हुई जगह हैं जो रणनीतिक रूप से स्ट्रैटेजिकली बड़ी महत्वपूर्ण है और उन जगहों पर इस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स तैयार किए जा रहे हैं। ये जगह जहां मैं खड़ा हूं, ये गांधव बाखासर स्ट्रेच कहलाता है इस हाईवे का। बाखासर बिल्कुल भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव है, तो ये यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हम लोग इस समय भारत पाकिस्तान की सरहद के कितने करीब खड़े हुए हैं। वहाँ जो होता है वो बहुत बड़ा सपोर्ट करता है एयरबेस के तबाह हो जाने की सूरत में, और इसलिए ऐसे लैंडिंग फील्ड्स को तैयार करना और फिर उसके बाद वहाँ पर लैंडिंग की प्रैक्टिस करते रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एक और एयरक्राफ्ट इस समय अप्रोच पर आता हुआ नजर आ रहा है। अब वो एयरक्राफ्ट थोड़ा करीब आएगा तो पता लगेगा कि वो कौन सा एयरक्राफ्ट है। उसका आकार बहुत छोटा है, इसलिए ये तो तय है कि वो कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये सुखोई है या जगुआर है, ये उसके करीब आने पर उसका आकार दिखने पे नजर आएगा। फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत छोटे होते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को उतरने के लिए एक बड़ी जगह, ये स्ट्रेच है, ये 5 किलोमीटर का है लगभग, और 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है और 3.5 किलोमीटर का ये लैंडिंग स्पेस है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उतारे जा सकते हैं और यहाँ पर फाइटर जेट्स भी उतारे जा सकते हैं। फाइटर जेट्स हमेशा हमला करने की सबसे पहली चीज़ होती हैं और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ज़रिए अपनी जो सेनाएं हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, अपनी सेनाओं को सप्लाई पहुंचाई जाती है, उनको जाते हैं और उनको लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। ये अलग अलग ज़रूरत होती है। ये भी सुखोई 30 एयरक्राफ्ट है, सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये, जो कि अब अप्रोच पर आ रहा है और ये टच डाउन करने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। सामने सुखोई 30 एयरक्राफ्ट नज़र आ रहा है जो कि हथियार भी नज़र आ रहे हैं, यानी ये लड़ाई के लिए, हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। इसने अपना जो ड्रैग पैराशूट है वो खोल दिया है। ये एक तरह से एयर ब्रेक्स होते हैं कि किसी एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए बहुत छोटी जगह पर अगर उसको लैंड करना है तो लैंड करने के बाद उसके और वो जो ड्रैग शूट हैं वो एयरक्राफ्ट को रोकते हैं। तो सुखोई इस समय लैंड कर चुका है, उसके ड्रैग शूट्स खुल चुके हैं। हमसे तकरीबन 1000 मीटर की दूरी पर वो होगा और उसने प्रॉपर लैंडिंग की। इससे पहले जो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट था उसने टच डाउन किया था, यानी उसने सिर्फ छुआ था और उसके बाद वो टेक ऑफ कर गया था। लेकिन इस सुखोई एयरक्राफ्ट ने अभी आपके सामने लैंडिंग की और प्रॉपर अपनी जगह पर रुका, ड्रैग पैराशूट्स खोले और उसके बाद वो रुका। ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पूरी लैंडिंग है। इससे पहले जो टच डाउन था वो एक तरह का जेस्चर, सांकेतिक चीज है, क्षमता उसमें उतनी ही है।